आती रही और मुझे नीचे उतरना ही पड़ा। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और दरवाजा खोला तो उस तरफ मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। ये रचना काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं से समानता संयोगिक है। ये रचना किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करने या किसी व्यक्ति, जीवित या मृत को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं रखता। ये सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई रचना है और आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं राहत की सांसें। रिटन एंड नैरेटेड बाय सत्यव्रत स्वयं। स्टोरी एडिटेड बाय देवीदत्त सामल। प्रेजेंटेशन डायरेक्टर सुब्रत स्वयं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभिनव की अभिनव कहानी, जिसमें ज़िंदगी के कुछ बेबस पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। दूसरा एपिसोड, हयात से मुलाकात। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और दरवाजा खोला तो उस तरफ अनु अपनी आंखों में लाल रंग का गुस्सा सजा के खड़ी हुई थी और उसके पीछे बनी और अनु के माता पिता खड़े हुए थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनका घर है और उनके घर में कोई अनजान आदमी घुस आया था। क्या कर रहे थे तुम इतने देर तक? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूं। अनु चिल्लाने लगी मुझ पर। मैं चुपचाप खड़ा रहा। शायद मेरे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं उस वक्त। अनु मुझे सामने से धक्का देकर अंदर घुस गई और अपने माँ बाप को भी आदरता से अंदर बुला लिया। मैं एक स्टैचू की तरह वहीं खड़ा हुआ था जब मुझे एहसास हुआ कि वो सुसाइड लेटर अब भी मेरे टेबल पर ही पड़ी थी। मैं हैरान हो गया और जल्दी से अंदर जाकर देखा कि वो सब ड्राइंग रूम में ही बैठे थे और मैं उसका फायदा उठाते हुए अपने कमरे में चला गया और वो लेटर अपनी कमीज की पॉकेट में चुपके से डाल दी। बनी अपनी मोबाइल लेकर बिजी हो गई और अनु अपनी माता पिता के साथ। मैं चुपचाप जाके डाइनिंग के एक चेयर पर बैठ गया और न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगा। मगर ना अनु ना उसके माँ बाप किसी को भी मेरी नहीं पड़ी थी। सब अपनी हंसी मजाक में इतने व्यस्त हो गए थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या उमड़ आया और मैं उसी वक्त अपनी डाइनिंग से उठकर न्यूज़पेपर को वापस रखकर ड्राइंग रूम में चला गया जहां अनु और उसके माँ बाप बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाके अनु से पूछने लगा, यार अनु तुम इतनी जल्दी आ गई? अनु मुझसे नजर ना मिलाते हुए बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? मैं इसलिए जल्दी आई क्योंकि मुझे कुछ काम था और थोड़ी ना इस दुनिया में सब निठल्ले बैठे हुए हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं। वापस जवाब में कुछ दे नहीं पाया। मैं वापस अपनी डाइनिंग चेयर पे आके बैठ गया और वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि न्यूज़पेपर के पीछे मैं सिर्फ अपना चेहरा छुपा ही रहा था उनसे। हाँ यार ठीक है, कभी मैं सिगरेट पीता था पर अब थोड़ी पीता हूं। मगर मेरे अब की किसको पड़ी थी? किसको फर्क पड़ता था कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? अगले सेकंड अनु एक प्लेट पर दाल चावल लाके मेरे आगे फेंक दी। मैंने कई बरसों से शाकाहारी बन चुका था और इसीलिए मुझे सिर्फ दाल चावल से ही अपना काम चलाना था, जबकि बाकी सब चिकन की लेग पीस को सुड़क रहे थे। मगर इन सबके बीच सबसे मजेदार बात यह थी कि मैं ना शांति से आनंद लेकर अपना खाना खा पा रहा था, ना ही मेरे तकलीफ को उनके सामने जाहिर कर पा रहा था। उस दिन के बाद मुझे कुछ खास वक्त मिला नहीं वैसे अपने प्यारे फांसी के फंदे को वापस अपने गले में डालने के लिए। कभी बनी स्कूल चली जाती थी और अनु घर में रह जाती थी, तो कभी अनु बाजार चली जाती थी और बनी और उसके ट्यूशन टीचर घर में रह जाते थे। वो अकेलापन जो मुझे चाहिए था वो मुझसे दूर भागता रहा और वो अकेलापन की राह देखते देखते एक रोज मेरा नजर अपनी पुरानी कॉलेज एल्बम की तरफ चला गया। वो एल्बम के पन्नों में कैद थे मेरे कॉलेज के हीरोपंती के दिन और ब्रिजेश भाई। एक कहावत है ना कि बुरे वक्त में ही वो खास बीते हुए लम्हे याद आते हैं, और ठीक उसी तरह मेरे सामने ब्रिजेश भाई का वो फोटो था जिसमें मैं उनके कंधे पे हाथ डाल के खड़ा हुआ था। और क्या, मेरे आंखों के यादों की बांध टूट
टपाटप 2 आंसू के बूंदे गिर पड़े। वो आंसू के बूंदे मानो ऐसे थे जैसे कि उन्होंने मेरे अंदर की सारी तकलीफ और तड़प अपने साथ बाहर खींच लाई है। यार वो एक वक्त था जब ब्रिजेश भाई ही हमारे सब कुछ हुआ करते थे। उन कॉलेज के दिनों में न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी बातों से हमें प्रेरित किया था। वो कॉलेज पार्टी यूनियन, सो युवा मोर्चा और वो चुस्त दुरुस्त मैं और मेरे ब्रिजेश भाई। उस दिन मानो मेरी यादों की वो हर एक पुरानी बातों से हाथ मिला चुका था जिन्हें मैं भूलने ही वाला था। और ठीक उसी वक्त मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अगले सुबह ही ब्रिजेश भाई और अपने गांव के दोस्तों से मिलने जाऊंगा। और क्या, मैं निकल पड़ा अगली सुबह। सुबह होने से पहले ही मैंने अपने एक छोटे से बैग में अपना कुछ कपड़ा भरे और अनु की अलमारी से कुछ पैसे चुरा लिए। सच बताऊं तो हाँ, चुराया था। सुबह होते ही मैं रेलवे स्टेशन पे ही था और पहला पैसेंजर ट्रेन पकड़ के मैं निकल पड़ा। 4 घंटे की लंबी सफर के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे अपना कदम रखने ही वाला था जब मुझे वो ताजी हवा महसूस हुआ। मुझे अब सब कुछ नॉस्टैल्जिक लगने लगा था। वो गांव की ताजी हवा, वो खेत खलिहानों की ताजी हवा, जैसे कि मैं वापस अपनी अधूरी छोड़ी बचपन को जीने लगा था। मैं स्टेशन से निकल पड़ा और एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया। आगे 1 घंटे की सफर तय करना था और मैंने ऑटो के सीट पर पसर लिया। ऑटो के चलने से वो साफ और ताजा हवा मेरे गालों को चूमती गई और मेरी पलकें अपने बीच में इतनी दूरी बर्दाश्त न कर पाई। पिछली रात की वो आधी अधूरी नींद अब वापस मेरे आंखों में बसेरा कर लिया था और बस मैं ऑटो की सीट के ऊपर अपना सर रख के सो गया। मैं पहले से ही तय कर चुका था कि मैं उसी दिन शाम को ही ब्रिजेश भाई से मिलने जाऊंगा। कई बरसों से मुझे ब्रिजेश भाई का कुछ अता पता नहीं था, फिर भी मुझे यकीन था कि मैं उन्हें पहली नजर में ही पहचान लूंगा। मुझे यकीन था। हाँ, 3 साल बड़े हैं वो मुझसे, लेकिन उनकी यारी को मैं आज भी 30 साल के बाद तरस रहा हूँ। कई बार तो उन्होंने मेरे कॉलेज के फीस भी भर दिए थे जब मुझे देरी हुई थी फीस भरने में और सेमेस्टर एग्जाम्स नजदीक थे। यार वो थे ही उस निडर, एक्टिविस्ट और खुले दिल मिजाज के। वो क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में कुछ, ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बिल्कुल उसी तरह के थे वो। मगर मेरा ही शायद किस्मत खराब था कि मैं कभी कॉलेज के बाद उनसे मिला ही नहीं, या फिर मैं ही था वो हरामी टाइप का जो कभी उनसे मिलने की कोशिश ही नहीं की। पता नहीं, शायद वो मेरी ही गलती होगी। और ठीक उसी वक्त रास्ते के बीच में हम्स आ गए और ऑटो में हलचल के कारण मेरी आंखें खुल गई। मैं ऑटो के दाहिने तरफ बैठा था और अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ दे रहे थे उस वक्त, तो सफर की शुरुआत से ही मैं शायद अकेला ही बैठा था ऑटो में। मगर अब मेरे बाएं तरफ बैठा था एक आदमी। आंखों में चश्मा था, बाल आसपास सफेद होने लगे थे और एक मोटा मूंछ था उसके चेहरे पर। एक पैर के ऊपर अगला पैर रखे वो बैठे सिर्फ आगे देख रहा था। मगर धीरे धीरे मेरे होठों पर अब हंसी आने लग गई थी। हाँ, मैंने उनको पहचान लिया था, मगर फिर भी मैं अपने नजरों को उनके पास लेकर देखा और मैं सही था। वो हंसी जो मेरे चेहरे पर थी, जो मेरे होठों पर थी, वो धीरे धीरे बड़ी होने लग गई थी। हाँ, वो मेरे पास ही बैठे हुए थे, मगर वो मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे थे? वो मुझे पहचान नहीं सके क्या? वो बड़ी सी हंसी जो मेरे चेहरे पर थी, जो मेरे होठों पर थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी थी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं इस कहानी का आखिरी और सबसे मज़ेदार एपिसोड इसी 25 सितंबर को। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ए ऑडियो पॉडकास्ट वेयर यू कुड हैव easily switched to a video one. And you can also join us on Instagram, Facebook and Telegram with the name Fortnite Chronicles. Have a good day.